तो राम राम सभी भाइयों को 10वीं क्लास की एनसीईआरटी और इसका केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जो रह गया था अपना, इसको पूरा करा देते हैं आज। आपके सारे डाउट कंफर्म हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कार्बन एवं उसके यौगिक हम फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ये ट्रिक जो आपको मैंने पिछले एक टॉपिक में बताई थी, आप इसको रिवीजन कर सकते हो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब है पूरा। आप इसके परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। हाई हील लिए बिना भी चाचा, नाना और फूफा नाचे ना मांगो एल्थमनी से एल्थमनी से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। तो 20 तक का ही है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है? 0.03%। ध्यान रखना 0.03%। और सबसे ज़्यादा क्या है आपको पता होना चाहिए? नाइट्रोजन। आप इसको इस तरीके से भी याद कर रहेंगे, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन सर्च करना, मैं आपको इसमें डाल दूंगा, अटैच कर दूंगा वीडियो में, कि वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी गैसें हैं इनका बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम एक सीक्वेंस में होना चाहिए। आपको पता भी होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, सबसे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से मैं डाल दूंगा आपको इस वीडियो में अटैच करके, ठीक है। और यहाँ से आप ये सूत्र याद रखेंगे। मीथेन का सूत्र ये रहा, एथेनॉल का सूत्र ये रहा, और स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड, इसका इस फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला CH3COOH, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल जाना, ये याद रखना बस। परमाणु क्रमांक संख्या 6 होती है कार्बन की, आपको मैंने बता दिया। इसमें आप क्या इसमें मेन ये नीचे, इसमें यह है कि कार्बन के सबसे भारी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अंदर के कक्ष में कितने होंगे? 6 है ना, तो अंदर के कक्ष में 2 होंगे, तो बचे कितने? 6 हैं। तो ये सारणी मैंने आपको समझा रखा है, KLMNO 2 8 18 32। ध्यान रखना, ये किसने दिखाई थी हमको, किसने इसकी खोज करी थी? नील्स बोर ने। अष्टक नियम दिया था ना, वो यहीं से निकला था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कार्बन के सबसे भारी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मे भी आपको सीधा सवाल उठ के आ जाए, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना किसी और की सबसे भारी क्वेश्चन पूछ ले। मान लो यहाँ से आपको ऑक्सीजन के सबसे भारी कक्ष में कितने होते हैं, तो कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि 2 तो यहाँ अंदर आ जाएंगे। भारी कक्ष में बचे कितने हैं? 6 बचे, तो वो सबसे भारी कक्ष में आ जाएंगे। अब मान लो इसका पूछ लेगा आपसे, सोडियम का पूछ लेगा मान लो, तो सोडियम के भारी कक्ष में कितना होगा? 1 होगा। 2 8 18 32, तो 2 और 8 10 हो गए। सोडियम का कितना है? 11, तो भारी कक्ष में कितने बचेगा? 1। तो इस तरीके से 1 बच जाएगा ना, तो 1 सबसे भारी कक्ष में हो गया। इसी संयोजकता भी 1 होगी फिर, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, देखेंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है? एकल बंध। क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछेगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है, तो आपको ध्यान रखना एकल बंध। द्विबंध, त्रिबंध कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन में आपको हमेशा एकल बंध आएगा, ठीक है। फिर पूछेगा आपसे ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है, तो आपको ध्यान रखना दोहरा बंध होता है ऑक्सीजन में। इसी के साथ में आपसे नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच में, 2 परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो त्रिबंध। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, नाइट्रोजन का जरूर आ सकता है। त्रिबंध पाया जाता है, दोनों मेन इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का तो फिर भी पूछा नहीं पीछे, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन और जो है आपसे नाइट्रोजन का पूछ सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन में त्रिबंध आएगा, ऑक्सीजन में दोहरा बंध आएगा, ठीक है, द्विबंध जिसको बोलते हैं। ये पूरा छोड़ो आप इसको। अमोनिया, ध्यान रखना, इसका रासायनिक सूत्र NH3 है। इसके यूज आपको आगे बताएंगे, NH3 अमोनिया, ठीक है। इसके बाद में मेथेन जो गैस होती है, जो अपना CNG होता है ना, CNG गाड़ियों में होता है, रसोई घरों में CNG का, LPG का यूज़ करते हैं, लेकिन व्हीकल्स में हम जो यूज़ करते हैं CNG का यूज़ करते हैं। इसका प्रमुख घटक कौन सी गैस है? तो मीथेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखना। CNG मैं यहाँ लिख देता हूँ, CNG का प्रमुख घटक कौन सा आएगा? मेथेन। मैं LPG का भी लिख देता हूँ साथ में। LPG जो हम घरों में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं, इसका आएगा ब्यूटेन, ठीक है। ये ब्यूटेन और प्रोपेन होता है मिक्स में, ब्यूटेन और प्रोपेन। और इसमें गैस डाली जाती है LPG के अंदर, जिसको हमको इस स्मेल आती है ना कि गैस लीक हो रखी है या नहीं हो रखी। प्रश्न ये भी आ सकता है, रसोई घरों में जो यूज़ होता है गैस सिलेंडर, उसमें उसकी गैस की जो गैस में स्मेल आती है, उसको वो स्मेल डाली जाती है उसके अंदर से, तो एक मिथेनॉल मरक्रप्टेन की गैस आती है, क्रेप्टॉन शायद ऐसा नाम है उसका, देख लेना। क्रेप्टॉन गैस आती है, मिथाइल करके आगे लिखा होता है उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। CNG का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन। और ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, क्लियर। CNG गैस के अंदर सबसे प्रमुख घटक का मतलब होता है, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वो ये पाया जाता है। सेम ऐसे LPG के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा? ब्यूटेन। और एक प्रश्न और आ सकता है आपके उसमें, जो सिगरेट लाइटर होता है, लाइटर, सिगरेट लाइटर, इसमें कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन।
ठीक है, ध्यान रखना इसमें केवल ब्यूटेन गैस होती है घरों में, लेकिन जो अपना यूज़ होता है अपना गैस सिलेंडर जो यूज़ होता है उसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन गैस का मिक्सचर पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो स्मेल के लिए इसमें बदबू लिख सकता हूँ मैं, बदबू के लिए कौन सी गैस होती है, मरकरप्टॉन। ठीक है, ट्रिक लगा लो, कोई बदबू आई तो हम मर जाएंगे, मरकरप्टॉन ट्रिक भी बन जाएगी इसकी। ठीक है, मीथेन का सूत्र यही है CH4, मैंने आपको बता दिया। मीथेन का सूत्र CH4 याद रखना, मीथेन का ये। ठीक है, इसके साथ में हम नीचे चलते हैं। यहाँ आपके काम की कोई चीज़ नहीं है, ये याद रख लेना आपको। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट ध्यान रखना कार्बन है, कार्बन का रूप होता है, लेकिन ये विद्युत का चालक होता है और इसका लुब्रिकेंट टाइप का गुण पाया जाता है ग्रेफाइट के अंदर। इसलिए इसको कई बार ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको बिजली भी चाहिए होती है। मतलब कि अब ट्रिक क्या है, सुनो मेरी बात। कैसे याद करना है कि मीथेन का सूत्र CH4 होता है, कैसे याद करोगे कि इथेन का सूत्र C2H6 होता है। फंस जाओगे इसमें, ट्रिक सुनो अच्छे से। मीथेन, एथेन, तो क्या मैप पर BP हाई, मैप पर BP हाई, मैप पर BP हाई। सुनो अब, C और H देखो सब में आ रहा है, CH इसके आगे पीछे नंबर लिखे हुए, बाकी CH सब में आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है, देखो C के आगे अपन नंबर जमाएंगे, M 1 2 3 4 5 6 6। तो अब सीक्वेंस देखो, C के सामने एक लिखो चाहे मत लिखो, एक अपने आप आएगा, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है C के आगे। सेम H के पीछे जाओ, 4 से शुरू हो रहा है और 2 2 के गैप में 4 6 8 10 12 और 14। ट्रिक सिंपल है मैप पर BP हाई, मैप पर BP हाई, तो 1 2 3 4 5 6 लगा दो। ठीक है, तो M जहाँ आएगा वहाँ पे 1 आएगा C के सामने, देखो ये रहा 1। जहाँ पर A आएगा, A मतलब एथेन, वहाँ पर 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ट्रिक सिंपल से ये ध्यान रखना। जैसे कि मैं बोलूँ मीथेन का सूत्र बताओ, तो क्या बोला, C1 तो आएगा, तो C को हटाओ। अब हम ट्रिक शुरू करते हैं, मीथेन, तो H भी इसमें ना, तो H के सामने क्या लिखेंगे, मीथेन। तो ट्रिक क्या थी, अपना पहले M से शुरू होता है तो उस और 4 आएगा यहाँ पे, क्यों आएगा, क्योंकि पीछे का शुरुआत 4 से हो रहा है। सेम मैं आपके से पूछता हूँ, सपोज हेक्सेन का पूछते हैं मैं आपसे। ठीक है, हेक्सेन छोड़ो क्योंकि वो लंबा पड़ जाएगा, मैं आपसे बोलता हूँ पेंटेन का सूत्र बताओ। पेंटेन, C और H तो सब में आ रहा, तो C के सामने क्या आएगा, पेंट। ट्रिक उठाओ अपनी, क्या ट्रिक थी, BP, मैप पर BP हाई, तो मैप पर M 1 2 3 4 5, तो ठीक है 5 पे क्या आया, पेंट। ऐसे बात कर लो, 5 जोड़ी पेंट लिए मैंने, तो C सीधे से 5 आ जाएगा। और ये 4 से शुरू हो रहा है 2 2 के गैप में, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब इसकी ट्रिक बना लेना खुद से, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसके सामने 1 2 3 4 5 6, इसके सामने 4 6 8 10, 4 से शुरू लेके और 2 2 के गैप में लगा देना। ठीक है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ पर आपको पता है पेंट 5 पे आया, हेक्स 6 पे आया, प्रोप 3 पे आया, एथ 2 पे आया, मेथ 1 पे आया, तो मेथ के सामने C1 लिखा हुआ है, यहाँ पे C2 लिखा हुआ है, C3 C4 5 6 7 देखो क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 से शुरू है और 2 2 के गैप में, तो आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये याद रखना साइको हेक्सेन का सूत्र, तो हेक्सेन इसमें आया ना, हेक्स मतलब 6 पे आया है, तो देखो तो आप तुक्का मार सकते हो अगर आपको सूत्र याद नहीं है ना। तो हेक्स, ये साइक्लो हेक्सेन का सूत्र क्या हुआ, हेक्सेन। देखो हमने हेक्सेन कहाँ पढ़ा था, हेक्सेन में क्या है, C के सामने 6, तो देखो C के सामने 6 है ना, तो तुक्का भी लगा सकते हो, हेक्सेन। देखो बेंजीन की ट्रिक भी बन सकती है, बेंजीन का सूत्र 6:06 6:06 से बेंजीन। अब मैं बताऊँ, देखो इसमें है एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न आपके सामने ये भी आएगा कि इसमें ये 2 3 1 2 3 मैंने लिखा हो, ये क्या है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एल्केन में एकल बंध होता है, एल्किन में द्विबंध होता है और एल्काइन में त्रिबंध होता है। क्वेश्चन ये आएगा एल्काइन में कौन सा बंध होता है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, बहुबंध, ये चतुर्थ बंध, तो आपको आएगा एल्काइन में त्रिबंध, एल्किन में द्विबंध और एल्किन में एक सिंगल खुद एकल बंध। ठीक है, अब एल्केन, एल्काइन, सॉरी एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इनमें से कौन सा संतृप्त कार्बन है और कौन सा असंतृप्त कार्बन है। अब आप ये मत समझो कि क्या संतृप्त होता है क्या असंतृप्त होता है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत गंदा वाला। ठीक है, तुम बस सिंगल से ट्रिक याद रखो, क्वेश्चन यही आएगा जिसकी पूंछ के पीछे एन शब्द लिखा है, जिसकी वर्ड के पीछे एन साउंड आए, एल्केन, प्रोपेन, मेथेन, एन साउंड आएगा, वो संतृप्त है।
तुक्का मारने का तरीका बता रहा हूँ तुमको, ये ट्रिक तुम्हारे काम आएगी। जैसे इसमें आया देख हेक्सेन, एन साउंड आया तो ये संतृप्त कार्बन है। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन एन साउंड आया संतृप्त। इसके अलावा कीन और काइन असंतृप्त है, ठीक है। तुम केवल एक याद करो, तुमको बाकी सारे अपना असंतृप्त कार्बन मिलेंगे। अब इसमें क्या आएगा देखो, प्रोपीन, एक तो प्रोपेन होता है, एक प्रोपीन होता है। तो जहाँ पे प्रोपेन आएगा ना वहाँ पे संतृप्त आएगा, जहाँ पे प्रोपीन आएगा ना, प्रोपाइन, प्रोपीन, तो ये सब असंतृप्त कार्बन के उदाहरण आएंगे। आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। बस इतना मान लो क्वेश्चन अगर ये आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन है, तो तुमको मान लो तुमको पता ही नहीं है और 4 ऑप्शन में से कुछ भी, ट्रिक बता रहा हूँ, तुम उनको पढ़ के देखना, जिसके भी साउंड, जिसको पूरा पढ़ने के बाद साउंड आए कि एन, एन, तो जहाँ पे एन आए वो संतृप्त कार्बन है। और इनके अलावा 2 आएंगे इन, आइन, देख एल्कीन, इसमें इन का साउंड आया तो ये असंतृप्त कार्बन। इसमें आइन, एल्काइन, काइन, तो आइन का साउंड आया तो ये असंतृप्त कार्बन है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है आपके लिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको समझ में आएगी और आपको बहुत बढ़िया काम आएगा। यहाँ से प्रश्न फंसने के बहुत हैवी चांसेस हैं। संतृप्त कार्बन एल्केन कहलाते हैं, मैंने बता दिया एल्केन। और असंतृप्त कार्बन जिसमें दोहरे बंद होते हैं एल्किन होते हैं, जिसमें त्रिबंध होते हैं एल्काइन होते हैं। देखो लाइन भी है, ठीक है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ लेना। एल्काइन में त्रिबंध होते हैं और एल्कीन में 2 बंद होते हैं। एल्केन जो करो, ये एल्कीन और एल्काइन में तुम कन्फ्यूज होगे, याद कर लेना, एन आएगा पहले, इन आएगा बाद में, ठीक है। ये था भाई, देखो इसके अलावा आगे आओगे, देखो प्रोपेन, प्रोपेन, तो एन का साउंड आया तो संतृप्त कार्बन है ये, ठीक है। ब्यूटेन, ये भी संतृप्त कार्बन है। प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों किस कहाँ पाई जाती है आपको पता है ना, एलपीजी गैस सिलेंडर में, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा एल्किनों का सामान्य सूत्र ये रहा, ये प्रश्न 100% आएगा, लिख के ले लो आप। मतलब तुम्हारे शिफ्ट में आया नहीं आया किसी भी एग्जाम में साइंस का, एल्किनों का सामान्य सूत्र इम्पोर्टेंट है, CnH2n, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक लाइन है, यौगिक कार्बन संख्या याद कीजिए कि 3 परमाणु वाला यौगिक कौन सा, प्रोपेन होगा। कैसे होगा, तो इस प्रोपेन मैंने तुमको बताया था, एन का साउंड है तो पहली बात तो संतृप्त कार्बन है। तो ये ट्रिक थी ना अपनी मैप पर, मैप पर, तो ये प्रोपेन होगा ना, पर बीपी हाई, बीपी हाई, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लगाएंगे 4 6 8 10 12 और 14। देखो ट्रिक, तो मेथेन अगर पूछेगा तो C1H4, इसके ऊपर 4 आ गया, ठीक है, ये क्या हुआ मेथेन। अगर पूछे हमसे एथेन का सूत्र बताओ, एथेन, तो सी के नीचे आएगा 2, C2, H के ऊपर क्या आएगा, क्या पूछा एथेन 6, आया ना मज़ा। अब आपसे बोलूँ मैं प्रोपेन का सूत्र बताओ, प्रोपेन बना लेंगे हमने मैप पर बीपी है याद करा ना, प्रोपेन, तो नीचे वाला पहले लगाएंगे मैप, तो C3H, तो इसके ऊपर क्या आएगा 8, ये आ गया प्रोपेन का, आया ना मज़ा। ब्यूटेन का बनाते हैं, सॉरी ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का बनाते हैं, बी पर, बी के बाद हम C4H लिख देंगे, बी के ऊपर क्या आया 10। ये देखो मज़ा आ जाएगा तुमको, इस तरीके से बनाना सीख जाना। त्रियाबंद होने पर प्रोपाइन हो जाएगा, ये हमने पीछे पढ़ लिया है, प्रोपाइन, एल्काइन, एल्केन, ठीक है, ये बन सब। देखो ये रहो एल्काइन, प्रोपाइन, जहाँ पे इन, आइन, आइन, आइन साउंड आएगा ना लास्ट में, आइन, वहाँ पे त्रिबंध होंगे, देखो त्रिबंध आया ना, एल्काइन त्रिबंध, एल्कीन में द्विबंध और एल्केन में एक बंध। तो देखो यहाँ पे क्या है प्रोपाइन, तो देखो क्वेश्चन है प्रोपाइन में कौन सा है, त्रियाबंध, त्रिआबंध, 3 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये हो गया, इसको छोड़ो आप। देखो हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः कौन सी ज्वाला निकलेगी, स्वच्छ एकदम साफ क्रिस्टल, और असंतृप्त कार्बनों से कौन सी ज्वाला निकलेगी, काले धुआं वाली पीली ज्वाला, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये ना देखो, पेट्रोलियम में मिक्सचर होते हैं कुछ, नाइट्रोजन और सल्फर होती है कुछ मात्रा, तो क्वेश्चन आएगा पेट्रोलियम में कुछ मात्रा किस चीज़ की मिलाई जाती है, नाइट्रोजन तथा सल्फर की होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा हम ये छोड़ो, ये देखो ये इम्पोर्टेंट है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है,
तो निकेल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP, ठीक है, ध्यान रखना। फिर सुन लो, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? निकेल, 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 ठीक है। अब देखो ये रखा कुछ, जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, और जो अपने भोजन पकाने के लिए हमेशा किन प्रकार के अम्लों का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो असंतृप्त वसा अम्लों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, असंतृप्त मतलब जो पेड़ पौधों से बने होंगे। तेल, ये कह रहा है कि भोजन पकाने के लिए किस तरीके के तेल का यूज किया जाना चाहिए? तो असंतृप्त वसा मतलब असंतृप्त तेल, असंतृप्त। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे ये आएगा कि सिरा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिरा, मेलोसस बनाने के लिए, मतलब सिरा बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? गन्ने का रस का, ठीक है। और वही बात है, फिर इसका किण्वन करके एल्कोहल बनाई जाती है, मतलब सड़ा गला के गन्ने के रस को एल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न आएगा, एथेनॉइक अम्ल का एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इस एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका सूत्र में लास्ट में मैंने क्या बताया था? CH3COOH, तो ये याद रख लेना तो, ठीक है। हाँ, एसिटिक अम्ल के अंदर, हाँ ये सुनो, एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है आचार के परिरक्षक के रूप में, मतलब अचार को गलाने के लिए, उसको काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल। इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। वो 2 सिरे होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण के, एक ये और एक अंदर वाला, ठीक है। ये रहा, देखो ये मोटा, तो ये जलरागी शिरा है, ये जल विरागी शिरा है साबुन का, ठीक है। जलरागी मतलब जो जल में घुल जाता है, और जल विरागी जो जल में नहीं घुलता है। क्वेश्चन क्या आएगा? साबुन का भारी सिरा जो होता है उसको कौन सा सिरा कहलाता है? जलरागी सिरा, और अंदर का सिरा जल विरागी कणा, ठीक है। इसमें ये होगा। और इसके अलावा आप क्या रखोगे? हाँ, मिसेल अभिक्रिया में जो साबुन में जो झाग बनते हैं वो बादल जैसे दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। ये टॉपिक था भाई, इसमें एथेन का सूत्र था, आणविक सूत्र आपको ये रहा, एथेन। मैंने ट्रिक भी बनाई थी एथेन की, तो आपको पता है। मैप पर BP हाई, तो मेथेन, एथेन, तो एथेन में 2 आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ एथेन का पूछा था, 2 आएगा, C2, तो यहाँ से 4 6 8 10 12 14, और H6 एथेन के 6 आ जाएगा। इस तरीके से 6 बंद आ जाएगा इसमें, ठीक है, इसका आंसर। इस तरीके से आप इसको करोगे। एक क्वेश्चन फिर इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय जो बर्तन की तली का नीचे से काली हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आप जला रहे हो ईंधन वो पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, उसमें धुआं ज़्यादा निकल रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी ईजीली, है ना, थोड़ा ईजी बनाने के लिए पेपर को, तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। ये तो भाई इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो शायद आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएंगे। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अच्छे से पढ़ना, केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है मेरी साइड से पूरी, जितना मुझे रिवीजन की तरह तुमको कराना चाहिए तो मैंने करा दिया। और अब तुम बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारी एग्ज़ाम अब आएगी बहुत जल्दी, 1-2 दिन में तुम्हारा पेपर होने वाला है, इसके लिए तुम अपनी एग्ज़ाम पढ़ाई पर ध्यान देना। और मैं क्या बताऊँ, मैं तुम्हारी फिजिक्स और बायो कंप्लीट नहीं करा पाया यार, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे यहाँ पर, फिर ब्रांच चेंज हुई मेरी यहाँ से, मतलब मुझे यहाँ से वहाँ जाना पड़ा, कहीं और ट्रेनिंग सेंटर में आए हैं हम अभी यहाँ पे, तो नई ट्रेनिंग शुरू होगी, तो उस सारे अरेंजमेंट के चक्कर में मैंने आपको नई क्लासेस ज्वाइन आपको नहीं करवा पाया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी आप पढ़ते रहिए, आपका नया टॉपिक है, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है।